हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन वनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग ब्रिटिश शासन के दौरान होने वाला जो भी जनजातीय विद्रोह था, जनजातीय आंदोलन था, उसको यहाँ पर कवर करेंगे। और इस क्रम में सिलसिलेवार तरीके से जो पूर्वी भारत का जो भी आंदोलन हुआ है उसको सबसे पहले कवर करेंगे। पूर्वी भारत में मतलब ये कि जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कुछ हद तक आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, इन सारे क्षेत्रों में जो भी कुछ जनजातीय आंदोलन हुआ उसको हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे। और फिर उसके बाद आने वाला जो कुछ पार्ट होगा उसमें हम लोग उत्तर पूर्व का कुछ हिस्सा जो जनजातीय आंदोलन से प्रभावित हुआ था या फिर जो पश्चिमी भारत का कुछ हिस्सा है उसको यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पूर्वी भारत में जो विद्रोह हुआ उसमें सबसे पहला आपका है पहाड़िया विद्रोह। ये 1770 से 1778 सबके आसपास ये विद्रोह हुआ था राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में, झारखंड में। आपको मैं बताया था कि जो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। जो सबसे साउथ वाला है उसको रांची का पठार बोले, बीच वाला जो क्षेत्र था उसको हम लोग हजारीबाग का पठार बोले थे, और जो उत्तर पूर्व का कुछ हिस्सा था झारखंड का तो उसको हम लोग जो है राजमहल पर्वतीय क्षेत्र बोले थे। तो उसी उत्तर पूर्व वाले हिस्से में, झारखंड का जो उत्तर पूर्वी वाला जो हिस्सा है राजमहल पर्वतीय क्षेत्र, तो उन हिस्सों में जो है पहाड़िया विद्रोह हुआ था 1770 से 1778 के बीच। आप लिंक करने के लिए दिमाग में रखिए कि इसी सब के आसपास जो है, इसी समय के आसपास 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वार्न हेस्टिंग्स के समय, तो वो इसी समय के आसपास हुआ था। तो पहाड़िया विद्रोह उसी समय हुआ था झारखंड के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में। और ये जो है ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के ही कारण, जो एक शोषणकारी व्यवस्था थी उसके ही विरुद्ध जो है ये विद्रोह शुरू हुआ था। और बाद में जो है 1778 में, 1778 ईस्वी में जो है, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट जिस साल आया था उसके 5 साल बाद जो है अंग्रेजों के द्वारा एक समझौता करके जो है इस विद्रोह को शांत कर दिया गया। तो ये विद्रोह जो है पूर्वी भारत का सबसे पहला विद्रोह यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, पहाड़िया विद्रोह, जो कि राजमहल झारखंड वाले रीजन में शुरू हुआ था और बाद में इसको जो है 1778 में समझौता कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो विद्रोह यहाँ पर मेरे द्वारा बताया जा रहा है आपको, यह है खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह जो है 1837 टू 56 सबके आसपास ये शुरू हुआ था, यानी कि 1837 से 1856 सबके समय के बीच ये खोंड विद्रोह हुआ था। और खोंड जो जनजाति है ये बंगाल में भी इसका कुछ विस्तार है, साथ ही साथ मध्य भारत में भी ये है, तमिलनाडु वाले रीजन में भी है, उड़ीसा में भी है। तो कुल मिला के आप बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक जो कुछ रीजन है उन सब में खोंड जनजाति विस्तृत है। तो ये जो विद्रोह है कहीं न कहीं छिटपुट तरीके से सारे ही रीजन को प्रभावित किया पूर्वी भारत में। तो कुल मिला के आप यही ध्यान में रखिए कि बंगाल, मध्य भारत और तमिलनाडु वाले रीजन में ये खोंड विद्रोह हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता चक्र बिसोई थे, चक्र बिसोई थे इनके इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। और बाद में इनके बाद जो है राधा कृष्ण दंड नामक जो व्यक्ति थे वो इसका नेतृत्व किए। तो खोंड विद्रोह से 2 नेता जुड़े हुए हैं, चक्र बिसोई और राधा कृष्ण दंड। और ये भी जो है लगभग कारण वही है, भू राजस्व नीति जो अंग्रेजों की थी उसकी वजह से ये विद्रोह शुरू हुआ। साथ ही साथ जो जमींदार वगैरह था, साहूकार था, तो उन सब की घुसपैठ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इन सब के क्षेत्रों में। तो इस वजह से खोंड विद्रोह शुरू हुआ। तो पहाड़िया विद्रोह जो है 1770-78 सब के आसपास हुआ, और खोंड विद्रोह जो है ये जो है उसके बहुत समय बाद हुआ, लेकिन एक सीक्वेंस में दूसरे नंबर का ये है। तो ये आपको हो गया, ये आप इसके लिए ध्यान में रख सकते हैं 1833 ईस्वी का जो एक्ट आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, तो उसके ही कुछ समय बाद, 3-4 साल बाद ये विद्रोह शुरू हुआ था। और बाद में जो है 1857 की क्रांति सबके कुछ समय पहले तक ये चलता रहा। तो खोंड विद्रोह आप देखें जो कि बंगाल, मध्य भारत और तमिलनाडु वाले रीजन में शुरू हुआ। उसके बाद जो तीसरा विद्रोह आप देख रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर में देखिए, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है 1855-56 सबके समय में ही शुरू हुआ था, यानी कि जो 1857 की क्रांति थी उन सब समय में ये शुरू हुआ था। और संथाल विद्रोह जो है बिहार, बंगाल वाली रीजन में शुरू हुआ। इसके नेता थे सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू इसके नेता थे संथाल विद्रोह के। और इन लोगों के द्वारा दीकू बोला जाता था, जो भी बाहरी लोग थे। बाहरी लोग का मतलब जो जमींदार था, साहूकार था, या कोई भी अंग्रेज वगैरह था, या कोई भी बाहरी लोग जो कि उन सब के हिस्से का, उन सब के समुदाय का हिस्सा नहीं था, तो उसको ये लोग दीकू बोलते थे। तो दीकू जो भी थे उनके शोषण की वजह से जो है इनका विद्रोह हुआ था। तो संथाल विद्रोह 1855-56, यानी कि आप याद रखिए 1857 की क्रांति सबके आसपास या उससे जस्ट पहले, और बिहार, बंगाल वाली रीजन में शुरू हुआ था सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। ठीक है, उसके बाद जो चौथा विद्रोह आपको दिख रहा है ये है कोया विद्रोह।
कोया विद्रोह जो है आंध्र प्रदेश वाले रीजन में शुरू हुआ था। आप आंध्र प्रदेश पर अपनी नज़र को टिका दें, क्योंकि यहाँ पर कोया विद्रोह और रंपा विद्रोह दोनों यहीं से जुड़ा हुआ है, आंध्र प्रदेश से। तो कोया विद्रोह जो है ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ और बाद में इसका विस्तार जो है कुछ उत्तर तक जाते हुए उड़ीसा के निचले हिस्से तक पहुँच गया। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इससे प्रभावित क्षेत्र था और ये जो है 2 पार्ट में हुआ था। दरअसल जो फर्स्ट कोया विद्रोह था ये 1879-80 सब के आसपास हुआ था। 1879-80 सब के आसपास का मतलब ये हो गया कि आपका जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उससे कुछ समय पहले इसका जो है इसकी शुरुआत हुई। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो गांधी जी का जो जन्म है 1869 ईस्वी में हुआ था, तो उसके 10 साल बाद सबके आसपास जो है ये शुरू हुआ था। तो कोया विद्रोह जो है गांधी जी के जन्म के बाद और कांग्रेस की स्थापना के पहले, उस बीच में जो है ये मुख्य रूप से हुआ। क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो विद्रोह है, इसका जो भी टाइम आपको बताया जा रहा है, तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि उसी एग्जैक्ट टाइम में हुआ हो। उसका प्रभाव जो है उसके कई सालों बाद तक रहा और उसके कई सालों पहले से वो कुछ ना कुछ विद्रोह होता रहा है। ये एक रफ आइडिया के लिए आपको कहीं भी मिलता है। तो यहाँ पर याद रखिए यही आप कि जो कोया विद्रोह है ये 1879-80 सब के आसपास शुरू हुआ। टोमा सोरा इसके नेतृत्व करता थे, लेकिन बाद में इस विद्रोह को जब दबा दिया गया तो फिर से ये विद्रोह एक बार शुरू हुआ। तो दूसरा जो कोया विद्रोह था, सेकंड कोया विद्रोह, ये 1886 में शुरू हुआ, यानी कि कांग्रेस की स्थापना के जस्ट बाद। पहला जो कोया विद्रोह था कांग्रेस की स्थापना के जस्ट पहले, 2-4-5 साल पहले, यानी कि 1885 से पहले। और जो सेकंड कोया विद्रोह था वो कांग्रेस की स्थापना के बाद, तो उसके नेतृत्व करता थे राजा अनंत सैया। तो याद रखिए कोया विद्रोह जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाली रीजन में शुरू हुआ और टोमा सोरा और जो राजा अनंत सैया है ये इसके नेतृत्व करता थे। टोमा सोरा फर्स्ट वाले कोया विद्रोह में और जो सेकंड कोया विद्रोह है उसमें राजा अनंत सैया। उसके बाद यहाँ पर जो अगला विद्रोह है ये है रंपा विद्रोह। तो रंपा विद्रोह जो है ये भी 1879 से 1922 तक ये चलता रहा मुख्य रूप से। इसकी शुरुआत जो है, रंपा विद्रोह की शुरुआत 1879 ईस्वी में ही हो गई थी, यानी कि जो कोया विद्रोह आप देख सकते हैं 1879 ईस्वी सब के आसपास कोया विद्रोह भी शुरू हुआ। तो ये भी जो है 1879 सब के ही आसपास शुरू हुआ रंपा विद्रोह, और ये भी क्षेत्र वही है, आंध्र प्रदेश वाला ही क्षेत्र है, लेकिन ये जो है 1922 से 1924 सब के आसपास तक चलता रहा। तो रंपा विद्रोह जो है इसके नेतृत्वकर्ता जो है अल्लूरी सीताराम राजू थे। उससे पहले आपको दिया हुआ है कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध ये शुरू हुआ था। जो साहूकार वगैरह था वो बहुत ज़्यादा शोषण करता था, और साथ ही साथ वन कानून जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, तो इन लोगों का जो जनजातियों का, जो आदिवासियों का जो पारंपरिक अधिकार था वो छीन लिया गया। जैसे कि जो अपने भोजन के लिए या फिर पशुओं को चारा खिलाने के लिए जो ये इनकी निर्भरता थी वन पर ही थी, और अंग्रेज जो है वन कानून को लाकर इन पर कई तरह का टैक्स लगा दिया गया, और साथ ही साथ इन लोगों को बहुत अलग अलग तरीके से प्रतिबंधित भी कर दिया गया, क्योंकि ये लोग जो है जो कृषि करते थे, झूम कृषि मुख्य रूप से इनके द्वारा किया जाता था, जिसमें ये एक क्षेत्र के अनुपजाऊ हो जाने के बाद दूसरे क्षेत्र के जंगलों को काटकर उस तरह फिर से खेती करते थे, और इस तरह का जो भी अधिकार था वो अंग्रेजों के द्वारा वन कानून बनाकर छीन लिया गया। तो इस वजह से भी ये विद्रोह शुरू हुआ। तो इसके नेतृत्वकर्ता यहाँ पर आपको दिख रहा है अल्लूरी सीताराम राजू इसके नेतृत्वकर्ता थे, और इनका जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं इनका जन्म 1897 में हुआ था, और बाद में जो है इनकी जो मृत्यु है वो 1924 सब के आसपास हो गई, इनकी 1924 सब में इनकी मृत्यु हो गई। ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये गांधी जी के समकालीन थे। तो गांधीवादी मुख्य रूप से इनका जो तौर तरीका था काफ़ी हद तक गांधीवादी था, लेकिन ये आदिवासी कल्याण के लिए हिंसा को जरूरी मानते थे। तो आप ये ध्यान में रखिए कि इनका जो लोगों से मिलना जुलना और बाकी हर चीज़ जो था वो गांधीवादी तौर तरीका था। गांधीवादी खुद भी ये थे, गांधीवादी आदर्श को फॉलो करते थे, लेकिन इनका हिंसा में विश्वास था, यानी कि ये आदिवासी कल्याण के लिए हिंसा को जरूरी मानते थे। तो ये जो है मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि जो लगभग 27 साल की उम्र में जो है इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उससे पहले ये एक जननेता के रूप में उभर गए और बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे अपने क्षेत्र में। तो अल्लूरी सीताराम राजू, इसको याद रखिए आप, ये रंपा विद्रोह के नेतृत्व करता थे और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में ये विद्रोह शुरू हुआ था। चलिए, उसके बाद जो अगला विद्रोह है ये मुंडा या उल्गन विद्रोह है। एकदम सीक्वेंस में है, आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे पहले पहाड़िया विद्रोह, फिर खोंड विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह का संदर्भ आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट याद रखिए। खोंड विद्रोह का याद रखिए आप लगभग लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, जब 1833 ईस्वी का एक्ट आया था,
संथाल विद्रोह आप याद रख लीजिए 1857 की क्रांति, और कोया विद्रोह जो है इसको आप याद रख लीजिए कांग्रेस की स्थापना के कुछ समय पहले, और रंपा विद्रोह कांग्रेस की स्थापना के जस्ट बाद, और रीजन जो है आंध्र प्रदेश से। मुंडा या उलगन विद्रोह अब हम लोग आते हैं, ये छोटानागपुर पहाड़ जो क्षेत्र है झारखंड का, उस क्षेत्र में ये शुरू हुआ था। मुंडा या उलगन विद्रोह 1899 में इसकी शुरुआत हुई थी मुख्य रूप से 1899 से 1900 के आसपास। और ये जो है इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा इसके नेतृत्वकर्ता थे। और यही हैं जो कि अपने समर्थकों को अमर बना देने का दावा करते थे, चमत्कारिक शक्तियों से खुद को युक्त बताते थे। बाद में अंग्रेजों के द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया और बिरसा मुंडा को पकड़ के कैद कर लिया गया, जहां पर जेल में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस विद्रोह का फायदा यही हुआ कि बाद में एक छोटानागपुर काश्तकारी कानून बना दिया गया, और बाद में जो है कृषकों को उनके अधिकारों की मान्यता दी दी गई। तो छोटानागपुर काश्तकारी कानून के माध्यम से जो भी किसान वगैरह थे उनको उनके अधिकार को मान लिया गया, और साथ ही साथ बेगारी और जो बंधुआ मजदूरी था उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये एक तरह से सफल आंदोलन हुआ। हालांकि आंदोलन को कुचल दिया गया, लेकिन इन लोगों की जिस वजह से आंदोलन हुआ था उस वजह पर ध्यान दिया गया और उसको दूर किया गया, उन समस्याओं को। चलिए, उसके बाद जो लास्ट यहाँ पर 7वां आंदोलन है, ये है ताना भगत आंदोलन। तो ताना भगत आंदोलन जो है ये 1914 सब के आसपास हुआ था, छोटानागपुर वाले क्षेत्र में। छोटानागपुर वाला जो क्षेत्र है बिहार झारखंड का और कुछ हिस्सा बिहार का, उन सारे रीजन में ये शुरू हुआ था ताना भगत आंदोलन 1914 में। और ये बिल्कुल जो प्रथम विश्व युद्ध था उस समय ये शुरू हुआ, और उसके कुछ समय बाद तक ये चलता रहा। इसके नेतृत्वकर्ता जतरा भगत थे। तो जतरा भगत के नेतृत्व में जो है ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ। और इस आंदोलन की खासियत यही है कि बाद में जो है ये रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से जो है राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया। जो भी उस समय गांधी जी का प्रभाव अब धीरे धीरे बढ़ गया था, तो उस समय जो भी रचनात्मक कार्यक्रम चलाया जा रहा था गांव-गांव में, तो उन सब को इस आंदोलन से जोड़ दिया गया, और ये आंदोलन कहीं न कहीं फिर राष्ट्रीय आंदोलन का एक हिस्सा बन गया। तो इस तरह से ये ताना भगत आंदोलन यहाँ पर हम लोग देखें। तो कुल मिला के जो पूर्वी भारतीय क्षेत्र है, उन पूर्वी भारतीय क्षेत्र में जितना भी जनजातीय आंदोलन हुआ उसको हम लोग सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके देखे, जिसमें सबसे पहले पहाड़िया विद्रोह देखे, उसके बाद खोंड विद्रोह देखे, तीसरे नंबर पर संथाल विद्रोह देखे, चौथे नंबर पर कोया विद्रोह देखे, पांचवें नंबर पर रंपा विद्रोह देखे, छठे नंबर पर मुंडा या उलगन विद्रोह देखे, और सातवें नंबर पर ताना भगत आंदोलन देखे। अब नेक्स्ट जो भी पार्ट आएगा उसमें हम लोग कुछ नॉर्थ ईस्ट वाला जो कुछ विद्रोह है, जैसे कि खासी विद्रोह, अहोम विद्रोह और नागा विद्रोह, उसी तरह से कुछ पूर्वी पश्चिमी भारत का जो कुछ विद्रोह होगा, जनजातीय विद्रोह, फिर उसको हम लोग देखेंगे। और फिर आने वाले समय में बहुत सारा किसान विद्रोह हुआ, तो उन सबको हम लोग एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।